अजय श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर 8104857064, रिकॉर्डिंग हेतु संपर्क करें। और इसमें आगे चल रहा है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए, और इसमें रीड के विद्यार्थियों हेतु है। और इसमें लक्ष्य गाइड से चल रहा है, विषय है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आगे है इसमें रीड 3 ट्रैक 11, और आगे पॉइंट था कि सामाजिक अधिगम वह अधिगम है जिसमें कि व्यक्ति प्रतिमान का अवलोकन व अनुकरण करके तथा उनके साथ में अंत्य क्रिया करके सीखता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, अधिगम में अधिगम करता प्रतिमान का अवलोकन करता है, और अवलोकन करने में देखना एवं सुनना दोनों शामिल हैं। अधिगम करता प्रतिमान के व्यवहारों का अनुकरण करता है, और अनुकरण करके वह व्यवहारों को मस्तिष्क में धारण करता है। अनुकरण किए गए व्यवहारों को अधिगम करता दोहराता है, और वह उसके उपरांत पुनर्बलन प्राप्त करता है। पुनर्बलन होने पर अधिगम करता व्यवहारों को सीख लेता है। प्रयोग है, बंडूरा ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए भी कई प्रकार प्रयोग किए, और सन 1963 में बंडूरा ने अपने अध्ययन में 2 स्थितियां रखी हैं। पहले तो बंडूरा ने बालकों के ऐसे मॉडल दिखाए जो कि एक खेल के कमरे में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे, और उसने पाया कि निरीक्षण करने वाले बालकों ने भी आक्रामक व्यवहार जैसी परिस्थितियों में किया है। दूसरी स्थिति में अवरोध के प्रकार को देखा गया, और ये देखा गया कि आक्रामक व्यवहार पर दंडित किया जाता है, तो उन बालकों के सीखने में दंड एक अवरोध के रूप में भी आ गया है, और इसके कारण भी उन्होंने आक्रामक व्यवहारों बंद कर दिया। और यही निरीक्षण करने वाले बालक देखते हैं, और आक्रामक व्यवहार करने वाले बालकों को दंडित नहीं किया गया तो वो विशेष स्थिति में वैसा व्यवहार करते हैं। और हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रतिमान आते हैं, और जिनका कि हम अनुकरण करते हैं। यही स्थिति बालक के सामने भी आती है। दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक के नायक को भी देख करके वह उनके व्यवहारों को उनके मस्तिष्क में धारण करता है। अन्य लोग नायक के व्यवहारों की प्रशंसा करते हैं, और वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है। यदि उसके व्यवहारों की प्रशंसा की जाए तो वह उस व्यवहारों को भी सीख लेता है। बालक व्यवहारों के अनुसरण करने से लेकर के उसका प्रदर्शन करने तक की प्रक्रिया की निम्न अवस्थाएं हैं। पहले तो आदर्शात्मक घटनाएं, सामाजिक अधिगम में ये वे घटनाएं या फिर व्यवहार होते हैं जिनका कि अधिगम करता अवलोकन करता है, और वह उन्हें आदर्श मान करके अवलोकन करता है। और उदाहरण के लिए माता पिता द्वारा हाथ जोड़ करके नमस्कार करना। फिर अवधानात्मक प्रक्रियाएं, ये वे प्रक्रियाएं होती हैं जो कि ध्यान से संबंधित होती हैं। जिस मॉडल का अवलोकन करना है, और उसके लिए भी ध्यान पहली आवश्यकता है। मॉडल पर ध्यान तब भी केंद्रित होता है जब कि स्वयं मॉडल में कुछ विशेषताएं हों, तथा अधिगमकर्ता में भी ध्यान केंद्रित करने के लिए संबंधित विशेषताएं हों। मॉडल की विशेषताएं ध्यान में को केंद्रित करने के लिए भी मॉडल के अंग्रांकित विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे स्पष्टता, प्रभावक शक्ति, जटिलता, प्रचलन या फिर बारंबारता, और अड़ा है प्रभावकता। अवलोकनकर्ता की विशेषताएं ध्यान की प्रक्रिया जब अच्छी होती है, तब जब अवलोकनकर्ता में निम्न विशेषताएं हों: संवेदात्मक क्षमता, उत्तेजात्मक स्तर, बोधात्मक तत्परता, अतीत का पुनर्बलन। धारणात्मक प्रक्रियाएं, मॉडल के व्यवहारों पर भी ध्यान देने से उस व्यवहारों को अधिगम करता अपने मस्तिष्क में धारणा न करता है, और इसे तो भी वह निम्नांकित प्रक्रियाएं करता है। प्रतीकात्मक कोडिंग, संज्ञानात्मक संगठन, प्रतीकात्मक पूर्वाभ्यास, क्रियात्मक पूर्वाभ्यास, क्रियात्मक पुनः उत्पादन या फिर निष्पादन प्रक्रियाएं। और ये सीखे हुए व्यवहारों का निष्पादन करने की स्थिति में उसके अंतर्गत से निम्नांकित आवश्यकता भी होती है। शारीरिक क्षमताएं, व्यवहार घटक अनुक्रियाओं की उपलब्धता, पुनः उत्पादन या फिर निष्पादन का आत्मनिरीक्षण, और शुद्धता हेतु विपत्ति पुष्टि। अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, इस का अभिप्राय ये होता है कि बालक को यदि व्यवहार ठीक से संपादित हुआ है तो पुनर्बलन दिया जाए, और इसे तो 3 प्रकार का पुनर्बलन काम में लिया जा सकता है: बाह्य पुनर्बलन, कृत्रिम पुनर्बलन, और स्व पुनर्बलन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उपयोग: सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए भाषा शिक्षण हेतु उपयोग, व्यक्तिगत निर्माण हेतु उपयोग, कलाओं के शिक्षण के में उपयोग, असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों के सुधार के लिए, और बालकों के व्यवहारों में परिवर्तन के सुधारने में। उनका चिंतन अब अधिक रहने दे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में भी जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत है। जीन पियाजे 1980 एक प्रमुख विश्व मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कि बालकों के चिंतन और तर्क शक्ति के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल देकर के संज्ञानात्मक विकास को व्याख्या की है।
संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें कि संवेदन, प्रत्यक्षण और प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहान, समस्या समाधान, चिंतन व तर्कणा जैसी मानसिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अतः संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उनका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में संवेदी सूचनाओं को भी ग्रहण करने और उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से भी उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका कि प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। और पियाजे ने इस सिद्धांत के द्वारा यह बताया है कि बच्चों में बुद्धि का विकास भी उनके जन्म के साथ में जुड़ा हुआ होता है और प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों तथा सहज क्रियाओं को भी करने और संबंधी योग्यताओं जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना और आदि को लेकर के पैदा होता है। और अतः जन्म के समय बालक के पास में बौद्धिक संरचना के रूप में भी इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की भी क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी बौद्धिक क्रियाओं का भी दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्ण रूप से व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण संप्रतियों को भी समझना उचित होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संप्रत्यय हैं अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों ने वातावरण के साथ ही समजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। और इसकी दो उप क्रियाएं हैं जैसे आत्मसात्करण। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि बालक समस्या के समाधान के लिए भी या फिर वास्तविकता के संजन्य करने के लिए भी पूर्व से की गई योजनाओं या फिर मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेता है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें कि बालक अपनी योजना, संप्रति या फिर व्यवहारों में परिवर्तन लाता है ताकि वह एक वातावरण के साथ में अनुकूलन या सामंजस्य समझन कर सके। फिर है साम्य धारण। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में एक संतुलन कायम करता है। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को भी उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। संज्ञानात्मक संरचना किसी भी बालक में मानसिक संगठन या फिर मानसिक क्षमताओं में सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना के ही आधार 7 साल के बाद अलग को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है। मानसिक अभिक्रिया में प्रक्रिया संज्ञानात्मक संरचना की संक्रियता की मानसिक सक्रिय है और स्कीमस व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे कि आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम कहा जाता है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका कि सामान्यकरण किया जा सके और स्कीमा एक तरह से मानसिक संक्रियता तथा संज्ञानात्मक संरचना के काफी संबंधित संप्रत्यय है। विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या फिर चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या फिर वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है और प्रारंभ में बालक में यह क्षमता नहीं होती है बल्कि वह किसी भी वस्तु या फिर चीज के बारे में आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है। और फिर पियाजे के सिद्धांत की मान्यता है मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है तथा एक संबंधित एवं समन्वित ढंग से इस क्षमता को विकसित करने की भी कोशिश करता है। जब बालक के सामने कोई भी घटना घटित होती तो जिसे कि उसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था तो उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जिसे कि वह आत्मसात्करण तथा समायोजन के माध्यम से संतुलित करता है। साम्य धारण की प्रक्रिया सिर्फ बालकों की गत अनुभूतियों पर ही निर्भर नहीं करती है और बल्कि उसकी शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर भी यानी कि उसके स्नायु मंडल, संवेदी अंगों या फिर पेशीय अंगों के विकास पर भी निर्भर करती है। साम्य धारण का प्रभाव ये होता है कि बालकों की संज्ञानात्मक संरचना अधिक विकसित हो जाती है और जिसके कारण भी संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं में उसका विकास संरेखित होता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। मानसिक विकास का ये चरण जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष की अवधि तक में पूरा होता है और इस अवस्था में बालक भाषा के अभाव में अपने चारों ओर के वातावरण को भी अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से भी जानते हैं और उन्हें जो भी कुछ कहना और समझना होता है उनकी गामक क्रियाओं के रूप में भी अभिव्यक्ति होती है। और उन्हें भूख लगी है इस बात को वे रोककर व्यक्त करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का काल 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के मध्य होता है और इस दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम भी अब भाषा बनने लगती है। गामा क्रियाएं नहीं, बालक अब भाषा व अन्य तरीकों का प्रयोग भी करने लगता है और इन्हें मानसिक विकास की निम्न विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं।
बालक अपने परिवेश के विभिन्न वस्तुओं को भी पहचानने और उसमें भेद करना प्रारंभ कर देते हैं और वस्तुओं को नाम से जानने लगते हैं और उनमें संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस अवस्था में प्रारंभिक समय में वे सभी पुरुषों को पापा और स्त्रियों को मम्मी कह कर के पुकारते हैं। 5 वर्ष के हो जाने पर वे विभिन्न पारिवारिक व्यक्तियों में जैसे बुआ, दादी, दादाजी, चाचा जी आदि में भेद करना समझ जाते हैं। प्रारंभ में बालक में सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद करने की क्षमता नहीं होती है। वे चोट खाने पर या फिर गिर जाने पर दरवाजे या फिर फर्श को मार कर इसलिए चुप हो जाते हैं कि उन्होंने उनको भी उसी तरह से मार दिया है और अब वे उसी तरह से रो रहे हैं। धीरे धीरे बालकों में समझ आने लगती है और वे अवस्था को पार करने से पहले ही सजीव और निर्जीव की पूरी तरह से भेद करने और सभी वस्तुओं को अपने से अलग जानने और समझने की क्षमता से मुक्त हो जाते हैं, विद्या हो जाते हैं। और इस अवस्था में शुरू में बालक काफ़ी ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हैं और उनका विश्वास होता है कि संसार में जो भी कुछ विद्यमान है वे सब उसके लिए ही है। धीरे धीरे बच्चा इस प्रकार की आत्म केंद्रितता को त्याग देता है। इस अवस्था में बालकों में अच्छी तरह से सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह से भी अभाव पाया जाता है और वे कल्पनाशील तो होते ही हैं, परंतु अपनी कल्पना शक्ति से कुछ सर्जन का निर्माण भी करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। इस आयु के बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है, जैसे कि पहला तो विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति, दूसरा वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति, और दूसरा वस्तुओं को उनकी संज्ञा व परिणाम के संदर्भ में सही रूप में समझने की शक्ति। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का समय काल 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बीच में होता है और इस अवस्था में बालकों में मूर्त चिंतन का सही विकास होता है। इस अवस्था में बालकों के मानसिक विकास में भी निम्न बातें देखने को मिलती हैं। उनमें वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या फिर वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का निर्माण हो जाता है और वे वस्तुओं के बीच में समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता को समझने लगते हैं। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ केवल मूर्त या फिर स्थूल रूप से तक ही सीमित होती है, परंतु धीरे धीरे वे वस्तुओं के मूर्त रूप के आधार पर भी चिंतन करना भी प्रारंभ कर देते हैं और फिर उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना भी प्रारंभ हो जाता है कर देता है और वे यथार्थ की दुनिया में भी समझने लगते हैं और अब वे वजन या फिर दूरी के मापों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मूर्त के साथ संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का समय काल 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बीच में होता है। इस काल की विशेषताएं निम्न है। सभी प्रकार के संप्रदायों का समुचित विकास हो जाता है। यहाँ भाषा संबंधी योग्यता व संप्रेषणीयता का विकास भी होता है। विचारने, सोचने एवं तर्क करने और कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की भी पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। स्मरण शक्ति डरने पर आधारित न होकर के तर्क व समझ पर आधारित होने लगती है और अब चिंतन अमूर्त बन जाता है और अब चिंतन प्रक्रिया के लिए भी उपस्थित रहना भी अनिवार्य नहीं होता है। कल्पना शक्ति को सर्जन या फिर निर्माण कार्य के लिए भी अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। समस्या समाधान योग्यता व का उचित विकास हो जाता है और प्रयास एवं त्रुटि के स्थान पर भी बौद्धिक शक्तियों के प्रयोगों द्वारा सीखने की आदत भी विकसित हो जाती है। संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का भी समुचित विकास हो जाता है। अन्वेषणशीलता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि सर्जन में सहायक आवश्यक बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास हो जाता है। इस प्रकार से इस अवस्था में बालक जो है मानसिक विकास की ऊंचाइयों को छूने का भी प्रयत्न करता है। पियाजे के सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिताएं हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी अर्थात बालक की भूमिका को काफ़ी सक्रिय महत्वपूर्ण माना है और इसे शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थी की आवश्यकता, प्रेरणा एवं अभिरुचि पर विशेष रूप से भी ध्यान नजर रखकर के कार्यक्रम तैयार करने में सुविधा होती है। बालकों के चिंतन में जीववाद व आत्म केंद्रितता जैसे दोषों को दूर करने हेतु भी शिक्षक अपने अध्यापन का कार्यक्रम तदनुसार तैयार कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस तरह का होता है कि वे संरक्षण संबंध तथा वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। अतः इस अवस्था में यदि शिक्षक इन जटिल मानसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा देते हैं तो उससे उनका बौद्धिक विकास तेजी से होता है और तब शिक्षा का मूल उद्देश्य अर्थात ऐसा व्यक्ति पैदा करना जो कि सर्जनात्मक, आविष्कारक तथा आलोचनात्मक हो तो स्वतः पूरा हो जाता है। पियाजे ने शिक्षकों को बालकों के खेल को भी एक नए संदर्भ में विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है और पियाजे के अनुसार खेल का शैक्षिक महत्व काफी है और खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक संपन्नता विकसित होती है। इस सिद्धांतों से शिक्षकों में यह सूझ उत्पन्न हुई है कि यदि किसी किशोर में औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन के स्तर को बढ़ाना है तो उसे अधिक ऊंचे स्तर की भी शिक्षा देना अनिवार्य है।
इस सिद्धांत से शिक्षकों को स्पष्ट रूप से भी निर्देश मिलता है कि वे शिक्षार्थियों को अपनी ही क्रियाओं द्वारा नई समूह विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अतः शिक्षक को शिक्षार्थी की मदद आवश्यक रूप से कर कदम पर नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि ऐसा करने से उनमें स्वायत्ता तथा आत्मविश्वास पैदा जैसे गुणों का विकास होता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचनाएं। पियाजे द्वारा बालकों के व्यवहारों को प्रेक्षण की जो विधि अपनाई जाती है वह अधिक आत्मनिष्ठ और पियाजे द्वारा बालकों को तेज उत्तरों की जो व्याख्या की गई है वह हमेशा विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। और पियाजे का ऐसा विश्वास था कि संज्ञानात्मक विकास सतत व असत दोनों ही होता है। अतः संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। आलोचकों का मत है कि पियाजे का यह विश्वास वैज्ञानिक नहीं था, और क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास हम दूसरी, तीसरी व चौथी अवस्था में देखते हैं वह ठीक पहली अवस्थाओं में पूर्णतः गलत अलग नहीं होता है, और यह नहीं बता पाई कि किसी भी अमुक संज्ञानात्मक संरचना के विकास में अनुभव की किस मात्रा में जरूरत पड़ती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है।